गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है वो मेंडलवाद की पुनर्खोज। यानी ये मेंडलवाद दिया, ये मेंडल की जिस समय वो जीवित थे और उस समय उन्होंने जो दिया उस दौरान उसको इतना महत्व नहीं दिया गया। तो लगभग 34 वर्ष के बाद 34 वर्ष तक ये इनको कोई भी महत्व नहीं मिला, ये मतलब उपेक्षित रहा। इस मेंडलवाद की पुनर्खोज है, कुछ वैज्ञानिकों ने पृथक रूप से कार्य करते हुए इस मेंडलवाद की पुनर्खोज की, जिसमें हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के कार्ल लॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन स्टर्नेक, इन तीनों वैज्ञानिकों ने पृथक रूप से कार्य करते हुए सन 1900 में उन्हें इनकी पुनर्खोज की। यानी जो मेंडलवाद था, जो मेंडल ने अपने जीवन काल में दिया, उसको 34 वर्षों तक किसी प्रकार का विशेष महत्व नहीं मिला। लेकिन फिर इन वैज्ञानिकों ने, जो हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल लॉरेंस और एरिक वॉन स्टर्नेक हैं, इन्होंने अलग अलग रूप से कार्य करते हुए सन 1900 में इनकी पुनर्खोज की। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से पूछा जाता है कि मेंडलवाद की पुनर्खोजकर्ताओं के नाम बताइए। तो अपना उत्तर रहेगा कि हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल लॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन स्टर्नेक। अब इस जो आनुवंशिकी है, इस आनुवंशिकी से संबंधित कुछ शब्दावली हैं, कुछ शब्द हैं, उन जो टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को हम समझेंगे और उनकी जो परिभाषाएं हैं उनको ध्यान में रखेंगे। तो आनुवंशिकी की शब्दावली, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला वर्ड आता है जीन। पहला वर्ड कौन सा था? जीन। यह वह कारक होता है जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है। यानी किसी भी, जैसे पादप की ऊंचाई एक प्रकार का लक्षण है, उस लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक कारक जिम्मेदार होता है और उस कारक को जीन कहते हैं। ये कारक नाम है, ये कारक शब्द है, वो मेंडल ने यूज में लिया और उनके बाद में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था जॉनसन ने इस कारक को जीन नाम दिया। तो किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। यानी उस फैक्टर को, जो फैक्टर किसी भी लक्षण को कंट्रोल करता है और नियंत्रित करता है, तो उस कारक को जीन कहते हैं। कारक शब्द यानी फैक्टर शब्द का प्रयोग है वो मेंडल ने किया, जबकि इसे जीन नाम किसने दिया है? जीन नाम जॉनसन ने इसे जीन शब्द कहा है। क्या कहा है? जीन शब्द। यानी किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक, यानी कोई भी लक्षण है, जैसे कि पादप की ऊंचाई है, जो हमने अभी 7 लक्षण पढ़े, उस 7 लक्षणों पर भी हम चर्चा करें तो कोई भी लक्षण है और उस लक्षण को नियंत्रित करता है जो कारक, जो उस आनुवंशिक पदार्थ के अंदर जो कारक उस लक्षण को नियंत्रित करेगा वो जीन कहलाएगा। और इसे कारक नाम मेंडल ने दिया और मेंडल ने जो कारक नाम दिया उसको जॉनसन जीन का। नेक्स्ट युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी
जो जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी है उसका नया शब्द आता है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी जो किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन है, उस जीन के दो स्वरूप होते हैं। कितने स्वरूप होते हैं? दो स्वरूप, यानी दो कॉपी होती है उसकी। तो उसको हम युग्म विकल्पी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। यानी किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो एलील, इसको एलील कहते हैं। युग्म विकल्पी यानी किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप। यानी एक जीन के कितने विपर्यासी होते हैं? दो विपर्यासी स्वरूप। दो विपर्यासी जो कॉपी हैं उस कॉपी को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पादप की ऊंचाई, क्योंकि पादप की ऊंचाई एक लक्षण है और इस लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन के अंदर दो विपर्यासी होंगे, जिसमें से एक लंबापन को जिसको हम टी, बड़े कैपिटल टी से लिखते हैं, और तथा इस पादप की ऊंचाई का दूसरा विपर्यासी लक्षण है वो बोनापन है। और बोनेपन को दूसरा स्वरूप है कौन सा? स्मॉल टी, बोनापन रखेगा। यानी पादप की ऊंचाई के जीन में दो विकल्प है। पहला जो लंबेपन कैपिटल टी और दूसरा बोनापन को दर्शाता है स्मॉल टी। तो ये इस ऊंचाई का लक्षण है। ऊंचाई के लक्षण के जीन में दो विपर्यासी स्वरूप विपर्यासी स्वरूप युग्म विकल्पी, विपर्यासी स्वरूपों को हम युग्म विकल्पी कहते हैं। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना कि अगर दोनों विपर्यासी स्वरूप होकर एक समान हो, यानी किसी जीन, पादप की ऊंचाई का जीन है जैसे लंबापन, और उसमें दोनों ही जो जीन के स्वरूप है वो एक समान हो, तो उसको समयुग्मजी कहते हैं, होमोजाइगस। और जिसमें दोनों एक ही जीन के दोनों जो विपर्यासी स्वरूप है वो भिन्न भिन्न हो, यानी एक लंबेपन को इंडिकेट करता है उसका स्वरूप और दूसरा उसका बोनेपन को इंडिकेट करता है, तो जब ये दोनों ही विपर्यासी स्वरूप एक साथ हो तो उस कंडीशन को हेटेरोजाइगस यानी विषम युग्मजी कहते हैं। तो युग्म विकल्पी अब यहाँ पर पढ़ेंगे समयुग्मजी। नया जो टर्मिनोलॉजी का शब्द है वो है समयुग्मजी। समयुग्मजी किसे कहते हैं? किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों स्वरूप एक समान है, उसे समयुग्मजी कहते हैं। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? समयुग्मजी कहते हैं। जैसे समयुग्मजी लंबे, तो समयुग्मजी मटर का पौधा अगर लंबा है तो उसमें जीन के दोनों स्वरूप है वो कैपिटल जी यहाँ क्या दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर जीन के दोनों स्वरूप है वो एक समान है। ठीक इसी प्रकार समयुग्मजी
होने, तो समयुग्मजी होने में स्मॉल टी, यहाँ पर ये जीन के दोनों स्वरूप एक समान है, अर्थात ये यहाँ पर होगा कैसा है, समयुग्मजी। यहाँ पर इस जीन के दोनों स्वरूप एक समान है, इसलिए ये क्या है यहाँ पर समयुग्मजी लंबे, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी है वो लंबेपन को दर्शाता है और स्मॉल टी है वो गोलेपन को दर्शाता है। आगे ये समयुग्मजी, आगे का टर्मिनोलॉजी शब्द है वो आगे पढ़ेंगे हम। विषमयुग्मजी, नया टर्मिनोलॉजी का शब्द है वो है विषमयुग्मजी, हेटेरोजाइगस। किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूप असमान हो, उस स्थिति को विषमयुग्मजी कहते हैं। यानी किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूप, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं कि पादप की ऊंचाई एक लक्षण हो गया और इस लक्षण के दोनों विपर्यासी स्वरूप असमान, जैसे कि कोई पादप ले लिया हमने लंबा, तो लंबे पादप में कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी इसके जीन के अंदर दोनों विपर्यासी, यहाँ पर दोनों विपर्यासी असमान हैं। उसमें समयुग्मजी में क्या था कि दोनों विपर्यासी थे वो समान थे और यहाँ पर दोनों विपर्यासी है वो असमान है, तो इसलिए इस स्थिति को कहते हैं हम विषमयुग्मजी। तो वो पादप कैसा होगा, विषमयुग्मजी लंबा। विषमयुग्मजी कैसे होगा, लंबे। तो यहाँ पर विषमयुग्मजी लंबे क्यों है, विषमयुग्मजी होने क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले जो सारणी में कल बताया था कि इसमें जो कैपिटल टी है वो लंबेपन को दर्शाता है और ऊंचाई के लक्षण है, लंबापन है वो प्रभावी लक्षण है और बोनापन है वो अप्रभावी लक्षण है। जब अप्रभावी और प्रभावी लक्षण दोनों ही विपरीत लक्षण एक साथ हो तो उसमें प्रभावी लक्षण है वो अपने प्रभाव को अभिव्यक्त करता है, जबकि अप्रभावी लक्षण है अपने प्रभाव को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। तो एक बार वापस देखते हैं कि विषमयुग्मजी में जो किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन है, उस जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूप अगर असमान मिले, यहाँ पर ये असमान है, यहाँ पर ये समान है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये असमान है, तो इस स्थिति को हम विषमयुग्मजी कहते हैं। और जब दोनों विपर्यासी स्वरूप जीन के समान होते हैं तो उस स्थिति को समयुग्मजी कहते हैं। हाँ, आगे हैं लक्षण प्रारूप, जिसको बोलते हैं, ये नया टर्मिनोलॉजी शब्द है, लक्षण प्रारूप इंग्लिश में कहे तो फिनोटाइप। किसी सजीव की बाह्य प्रकृति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। कि वो सजीव बाह्य प्रकृति यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, बाहर से दिखने में कैसा है, तो उसको हम लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिया जाए कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी यहाँ पर ये कैसा है, विषमयुग्मजी
लंबेता कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो इस जीन के दोनों विपरीत से समान है, तो ये होगा समयुग्मजी लंबी। अब यहाँ पर दोनों पौधे, यहाँ पर एक तो विषम युग्मजी है और दूसरा समयुग्मजी है, तो इसमें लक्षण प्रारूप यानी पौधे का बाहर वो कैसा दिखाई देगा, वो पौधे दोनों ही जीन वाले जो विषम युग्मजी हो चाहे समयुग्मजी, दोनों ही पौधे लंबे नजर आएंगे, यानी उनकी बाह्य एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है, बाह्य प्रकृति है, वो कैसे दिखाई देती है, वो इसमें इंपॉर्टेंस रखती है कि लक्षण प्रारूप में किसी सजीव की जो बाह्य एक्सटर्नल अपीयरेंस है, बाह्य प्रकृति बाहर से कैसा दिखाई देता है, वो देखा जाता है। दूसरा है जीन प्रारूप, जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप, ये होता है फेनोटाइप और ये होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप के अंदर किसी सजीव की किसी सजीव की आनुवंशिकी रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। आनुवंशिकी रचना को जीन प्रारूप कहते हैं, यानी उसकी अंदर की जो आनुवंशिक रचना है वो कैसे है, वो उसका जीन प्रारूप है। जैसे कि यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी ये विषम युग्मजी लंबे हैं, जबकि दूसरा है कैपिटल टी यानी ये समयुग्मजी लंबे। तो यहाँ पर ये कैसा है, विषम युग्मजी लंबा, यानी इसमें इसकी यहाँ पर जीनी संरचना देखी जाएगी, यानी इसका जीनी संरचना में क्या है कि ये विषम युग्मजी है और ये क्या है, समयुग्मजी। तो समयुग्मजी और विषम युग्मजी इसमें है हमेशा समयुग्मजी और विषम युग्मजी उसके एलील देखे जाते हैं, एलील के विपरीत से देखा जाता है, और इसमें इसकी बाहर की प्रकृति यानी उसकी संरचना देखी जाती है, इसमें ये मुख्य अंतर है। अब इनका जो लक्षण प्रारूप है उसका अनुपात भी लिखा जाता है और जीन प्रारूप का अनुपात भी लिखा जाता है कि हमने जो संकरण करवाया है, जो इन्होंने जो संकरण करवाया है, अलग अलग हम आगे नियम पढ़ेंगे, तो उन नियमों में जो उन्होंने संकरण करवाया, तो संकरण में कितने पौधे लंबे प्राप्त हुए, कितने पौधे बोने प्राप्त हुए, तो वो उसका लक्षण प्रारूप का रेशियो यानी अनुपात प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार जीन प्रारूप यानी उसमें क्या देखा जाएगा कि कितने पौधे संकरण करवाने के दौरान विषम युग्मजी प्राप्त हुए, कितने पौधे समयुग्मजी प्राप्त हुए, कितने पौधे समयुग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए, कितने समयुग्मजी समयुग्मजी बोने पौधे प्राप्त हुए, तो उनका अनुपात है वहां पर जीनी संरचना को देख करके लिखा जाता है। तो किसी सजीव की आनुवंशिक रचना को जीन प्रारूप कहते हैं, उसकी आनुवंशिक संरचना है, उस आनुवंशिक संरचना को ही हम क्या कहते हैं, जीन प्रारूप, और उसका जीनोटाइप रेशियो लिखा जाता है। इसी के साथ ये टर्मिनोलॉजी का कुछ पार्ट समाप्त हुआ है। आगे भी कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसमें एक तो प्रभावी लक्षण और दूसरा है अप्रभावी लक्षण। उम्मीद करता हूं कि आप साथ साथ में नोट्स लिखते जाइए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, और वापस वीडियो देखने के बाद जो भी आपने लेसन समझा है वापस उसका अध्ययन करें। आगे जो नेक्स्ट है वो प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण, और दूसरा है अप्रभावी लक्षण। पहला जो कैरेक्टर है वो है डोमिनेंस कैरेक्टर्स और दूसरा है वो रिसेसिव कैरेक्टर्स यानी अप्रभावी लक्षण। तो डोमिनेंस कैरेक्टर एक प्रभावी लक्षण है, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में, अब F1 पीढ़ी क्या होती है कि जो हम एक पौधा मतलब नर के रूप में और दूसरा पौधा मादा के रूप में लेते हैं, और उन पौधों में यानी नर और मादा, अब उन दोनों पौधों में उनको हम जनक पीढ़ी मान लेते हैं और उनमें संकरण करवाते हैं, और उनके संकरण करवाने से जो पीढ़ी संतति प्राप्त होती है उस पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। उस पीढ़ी को कौन सी पीढ़ी कहते हैं? F1 पीढ़ी, यानी जनक पीढ़ी में हम संकरण करवाएंगे। जनक पीढ़ी में क्या करवाएंगे? संकरण। तो संकरण करवाने पर
जो संतति पीढ़ी प्राप्त होती है, जो संतति पीढ़ी प्राप्त होती है, उस संतति पीढ़ी को ही कौन सी पीढ़ी कहा जाता है? F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी कहा जाता है? F1 पीढ़ी। तो हमारा यहाँ क्या है कि जो प्रभावी लक्षण है, डोमिनेंस लक्षण, जो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है, यानी संतति पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होगा उसको प्रभावी लक्षण कहेंगे। और F1 पीढ़ी में यानी संतति पीढ़ी के अंदर, यानी F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इससे और भी एक तो अभी परिभाषाएं, जो टर्मिनोलॉजी शब्द हैं वो अपने को पढ़ने हैं। इससे आगे भी एक मेंडल की आनुवंशिकता के नियमों में हम पढ़ेंगे, तो वहां पर एक नियम, पहला नियम है वो प्रभाविता का नियम है, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में जो लक्षण स्वयं को अभिव्यक्त करता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रभावी लक्षण कहते हैं। और F1 पीढ़ी में यानी संतति पीढ़ी में जो लक्षण स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता है उसे या उस लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण कहते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में यहां पर लेते हैं विषम युग्मजी लंबे। विषम युग्मजी लंबे में कैपिटल जीन का जीनी स्वरूप है, जिसमें इसका विपरीत स्वरूप में एक एलील कैपिटल टी और दूसरा एलील है वो स्मॉल टी होगा। तो यहाँ पर ये कौन सी कंडीशन होगी? विषम युग्मजी, क्योंकि दोनों ही विपरीत स्वरूप होगा, समान है। तो इसमें कौन सा लक्षण प्रकट हो रहा है? लंबेपन का लक्षण प्रकट हो रहा है, क्योंकि इसमें F1 पीढ़ी में ये F1 जब हम समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी दोनों में संकरण करवाते हैं, संकरण करवाने पर ये जो संतति मान लो कि ये F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, तो F1 पीढ़ी में ये कैपिटल टी है जो लक्षण प्रकट हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा कैसा लक्षण है? प्रभावी लक्षण। और F1 पीढ़ी में जो लक्षण यहाँ पर स्मॉल टी है वो मतलब प्रकट नहीं हो पाता है, तो ये कैसा लक्षण हो गया? बोनापन यहाँ पर अप्रभावी लक्षण। कैसा लक्षण हो गया? अप्रभावी लक्षण। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के कुछ शब्द हैं, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण। टर्मिनोलॉजी का आनुवंशिकी की शब्दावली का नया जो वर्ड आता है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण। एक संकर संकरण में संकरण की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक लक्षण की वशागति का अध्ययन किया जाता है। यानी संकरण की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक संकरण किसे कहेंगे? जिसमें एक लक्षण की वशागति का अध्ययन किया जाता है। ऐसा संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण यानी ऐसा संकरण जिसमें
दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन होगा तो द्विसंकर संकरण। जब तीन त्रिसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण ठीक इसी प्रकार त्रिसंकर संकरण में, जिसमें ऐसा संकरण होगा जिसमें तीन लक्षणों की, इसमें त्रि का मतलब तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन होगा। बहुसंकर संकरण में इसमें बहुत सारे लक्षणों का, एक से मतलब तीन या तीन से अधिक यानी अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करेंगे तो बहुसंकर संकरण कहते हैं। तो फिर एक बार वापस देख लेते हैं। एक संकर संकरण में ऐसा संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन होगा उसे एक संकर संकरण कहेंगे। द्विसंकर संकरण जिसमें ऐसा संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति होती है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। त्रिसंकर संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति हो तो ऐसा संकरण को हम त्रिसंकर संकरण कहते हैं। बहुसंकर संकरण जिसमें अनेक लक्षणों की वंशागति हो उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। आगे कई टर्मिनोलॉजी का एक नया शब्द आता है संकर पूर्व संकरण या पश्च संकरण। संकर पूर्व संकरण या पश्च संकरण नया टर्मिनोलॉजी शब्द है। संकर पूर्वज संकरण या उसको कहते हैं पश्च संकरण। पश्च संकरण यानी बैक क्रॉस। संकर पूर्व संकरण या पश्च संकरण, इससे नाम से ही पता चलता है कि इसमें संकर है, उसका पूर्वज कौन है, उसकी जनक पीढ़ी, उस जनक पीढ़ी से संकरण करवाना ही क्या कहलाता है, संकर पूर्वज संकरण। यानी F1 संकर कौन है, F1 पीढ़ी, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही कि संकरण करवाने पर जो शक्ति प्राप्त होती है उसे हम संकर कहते हैं। संकर मतलब हाइब्रिड। और वो जो संकर है उस संकर का पूर्वज कौन होगा, उसकी जनक पीढ़ी। उस जनक पीढ़ी से संकरण करवाने क्या कहलाएगा, संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण। पश्च संकरण मतलब उस संकर का पीछे जो उसकी जनक पीढ़ी है उस जनक पीढ़ी से संकरण करवाना। यानी F1 पीढ़ी का जनक पीढ़ी से संकरण करवाना पश्च संकरण कहलाता है। पश्च संकरण कहलाता है। आगे नया इस टर्मिनोलॉजी का शब्द है जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी किसी कहते हैं, संतति प्राप्त करने के लिए जिन सजियों में निषेचन या जो संकरण करवाया जाता है उसे जनक पीढ़ी कहते हैं। यानी संतति प्राप्त करने हेतु जिन जीवों में संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। संतति पीढ़ी या संतति पीढ़ी कहो चाहे F1 पीढ़ी कहो, जनक पीढ़ी में संकरण करवाने पर जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसे F1 पीढ़ी कहते हैं। यानी दोनों जनकों में संकरण करवाने पर
प्राप्त संतति को F1PD कहते हैं। F2PD में जो F1PD है उन F1PD के को जनक के रूप में मानकर उन दोनों में संकरण करवाया जाता है F1PD में, तो प्राप्त पीढ़ी को F2PD कहते हैं। F1PD से प्राप्त संतति को F1PD से प्राप्त संतति को F2PD कहते हैं। कौन सी पीढ़ी कहते हैं? F2PD। यानी संतति पीढ़ी से प्राप्त जो पीढ़ी होगी उसको F1PD कहेंगे, और F1PD से जो प्राप्त होती है, यानी इनकी जो F1PD है उससे जो संतान प्राप्त होगी उसको F2PD कहते हैं। तो वापस एक बार देख लेते हैं संकर पूर्व संकरण या पश्च संकरण, जिसमें क्या होता है कि F1PD का जनक पीढ़ी से संकरण करवाना पश्च संकरण कहलाता है। उसमें से आप किसी के भी साथ करवा सकते हैं, प्रभावी जनक के साथ में या प्रभावी जनक के साथ में। दूसरा है जनक पीढ़ी, यानी संतति प्राप्त करने हेतु जिन जीवों में संकरण करवाया जाता है उसे जनक पीढ़ी कहते हैं। और संतति पीढ़ी यानी जनकों में जनक पीढ़ी में संकरण से प्राप्त जो संतति होती है उसको F1PD या संतति पीढ़ी कहते हैं। F2PD या F1PD में संकरण करवाने पर जो प्राप्त संतति होती है उसको कहते हैं F2PD। अब एक संकर इस टर्मिनोलॉजी के दो परिभाषा हैं, उसके बाद में अनुवांशिकी के नियम है उनको हम चर्चा में लाएंगे। एक संकर अनुपात, एक संकर अनुपात, एक संकर संकरण अनुपात, जिसमें क्या होता है कि एक लक्षण की वंशागति करवाते हैं और उस वंशागति के बाद में जो अनुपात फेनोटाइप और जीनोटाइप जो अनुपात प्राप्त होता है उसे एक संकर अनुपात कहते हैं। और द्विसंकर अनुपात, द्विसंकर अनुपात जिसमें दो लक्षणों की वंशागति के दौरान जो प्राप्त होने वाला अनुपात है उसको द्विसंकर अनुपात कहते हैं। इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक है वो समाप्त होने